हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2026 के टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। मैंने आपको हर क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया हुआ है और ताकि आप हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट कर सकें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसमें जो मेन पर्पज़ है वो मेंबर्स को सर्विस देना और उनका वेलफेयर करना होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, टू प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स। एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड हेयर। कोऑपरेटिव मेनली वर्क फॉर मेंबर वेलफेयर रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है, द मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगन ड्यूरिंग विच पीरियड। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। The movement emerged to reduce workers' exploitation during the Industrial Revolution. तो जो मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ ताकि पीपल एक दूसरे की हेल्प कर सकें। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1844। तो रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। द रॉसडेल पायनियर्स इन इंग्लैंड वाज आर रिगार्डेड एज फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट। यहाँ 1844 में इंग्लैंड के रॉसडेल पायनियर्स ने फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। इसलिए वहाँ से इन्हें मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट का फाउंडर भी माना जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल फॉलोज द आइडिया ऑफ वन मेंबर वन वोट। सो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। एवरी मेंबर हैज़ इक्वल वोटिंग राइट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर हर मेंबर जो है उसने चाहे कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों ना किया हो, लेकिन उसका जो वोट है वो वन वोट के तरह ही काउंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हर मेंबर के पास इक्वल राइट होता है वोटिंग के लिए। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। Which global body recognizes the cooperative principle? So ICA, the International Cooperative Alliance, recognizes the universal cooperative principles. Question 6 is, the Cooperative Credit Society Act was passed in 1904. तो ये जो एक्ट है 1904 का एक्ट फॉर्मली स्टार्टेड द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। सो 1904 में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया था। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद NCDC। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है और ये हमारा जो सी ऑप्शन है, नॉन क्रेडिट सोसाइटी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। सो 1912 में ये जो स्कोप हैगा कोऑपरेटिव का, उसको और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया था, उसके कॉन्सेप्ट को और उसके स्कोप को। तो ये 1912 में हुआ था। देयरफॉर जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ बनता है वो है नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन 8 है, हु हेडेड द मैक्लेगन कमेटी। तो दी मैक्लेगन कमेटी रिव्यूड द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव्स आफ्टर 1912। सो 1912 के बाद में जो हमारे पास
वर्किंग्स है ऑफ द कोऑपरेटिव्स का, उसको रिव्यू किया जाता है किसके, मैकलेन कमेटी के थ्रू। तो जिसको हेडेड किसने किया था, सर एडवर्न मैकलेगन ने। इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन 9 जो है वो ये है कि विच एक्ट ट्रांसफेरेड कॉपरेशन टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो 1919 का हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो उसने क्या किया हुआ है, वो देता है प्रोविंशियल एटोनॉमी ओवर कॉपरेशंस, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट है। द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1954। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, तो इसलिए इस डेट को याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सोसाइटी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। तो जो कमेटी हमारे पास है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, वो 1954 में फॉर्म्ड हुई थी। सो इट रिकमेंडेड स्टेट पार्टनरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग को ये रेकमेंड करती है, ठीक है। तो ये डेट हमें याद रखनी है, ईयर हमें जो है ना ये याद रखना है, 1954। सो क्वेश्चन 11 इज विच कोऑपरेटिव मॉडल बिकेम सक्सेसफुल इन द डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में तो हमारे पास अमूल एक डेयरी सेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो और यहाँ पे बताया भी गया है कि अमूल बिकेम अ लैंडमार्क डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल, काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल हैगा कोऑपरेटिव का, एंड अमूल बिकेम इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल। सो देयरफॉर अमूल इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज NCDC वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1963 इज़ द करेक्ट आंसर। सो 1963 में जो हमारे पास NCDC है उसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है ना नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1963। ये हमारे को याद रखना है, ईयर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। दी वैद्यनाथन कमेटी फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस थी ये कमेटी? द आंसर इज रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये कमेटी को हमें याद रखना है और इस इंस्टीट्यूशन को हमें याद रखना है। कमेटी जो थी वो थी वैद्यनाथन, ठीक है। एंड इट रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो ये रिकमेंड करती थी जो भी हमारे पास कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर था उसके रिफॉर्म्स के लिए, तो इसलिए हमें इंस्टीट्यूशन का नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव्स। सो 97th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एडिड है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू कोऑपरेटिव्स। तो ये 97th जो अमेंडमेंट हुआ है ये हमें याद रखना है, ओके। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू कोऑपरेटिव्स। तो जो 97वें अमेंडमेंट है वो क्या करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, किसके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 इज आर्टिकल 91C इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म कॉपरेटिव्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो द अमेंडमेंट मेड फॉर्मिंग कॉपरेटिव्स फंडामेंटल राइट, ओके। सो फॉर्म कॉपरेटिव्स अंडर द आर्टिकल 91C, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव वॉज फॉर्म्ड इन, और यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2021। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन का गठन जो है वो वर्ष 2021 में किया था। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करना, ग्रास रूट लेवल तक कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना और सहकार से समृद्धि के विजन को लागू करना है। यह मंत्रालय कोऑपरेटिव सोसाइटी की एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, मॉडर्नाइजेशन और डिजिटलाइजेशन पर कार्य करता है। एंड इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास ईयर है 2021 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है द स्लोगन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इज। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है सहकार से समृद्धि, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन।
यह स्लोगन बताता है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए ग्रामीण विकास, रोजगार, किसान की आय और आर्थिक प्रगति को बढ़ाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का उद्देश्य है कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है और ग्रास रूट लेवल तक कोऑपरेटिव नेटवर्क को विकसित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है पैक्स स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। यह कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की सबसे निचली और ग्रास रूट इकाई होती है। पैक्स मुख्य रूप से किसानों को शॉर्ट टर्म लोन्स, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फर्टिलाइजर्स, सीड्स और अन्य फार्मिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करती है। यह सीधे गांव स्तर पर कार्य करती है और किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DCCB एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन। यहाँ पे हमारा जो DCCB है इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। DCCB कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में एक मध्य स्तर और मिडिल लेवल की संस्था होती है। यह नीचे स्तर की संस्था है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, और ऊपर स्तर की जो संस्था होती है SCB, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, के बीच लिंक का कार्य करती है। यहाँ पर DCCB का मुख्य कार्य जो होता है वो पैक्स को फंड उपलब्ध कराना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑपरेटिव बैंकिंग सर्विसेज देना है और रूरल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करना है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है SCB स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे इसको हम जानते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और इसका जो कार्य है ये पूरे जिले के कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज करती है। DCCB इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देती है और नाबार्ड तथा RBI जैसी अपेक्स इंस्टीट्यूशन के साथ कोऑर्डिनेशन करती है। यह स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव क्रेडिट फ्लोज को मैनेज करने का कार्य भी करती है और यह एक हाईएस्ट स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन होती है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है Which of the following developments most directly transformed cooperatives into state-supported institutional frameworks in India? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AIRCSC के नाम से जानते हैं। यह भारत में कॉपरेटिव्स को वास्तव में स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने का सबसे बड़ा योगदान जो है वो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी का था। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट को मार्केटिंग और प्रोसेसिंग से जोड़ना चाहिए और रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। और इसी रिकमेंडेशन के बाद स्टेट पार्टनरशिप मॉडल शुरू हुआ, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन को सरकारी सपोर्ट मिलने लगा और कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल रूप में मजबूत हुआ। इसलिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो है Which of the following correctly matches the phase of cooperative movement with its characteristic feature? ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पर, और तो यह प्रश्न जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के विभिन्न फेज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित है। भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट के ग्रोथ फेज जो है वो 1960 से 1980s के दौरान कोऑपरेटिव्स ने केवल क्रेडिट एक्टिविटीज तक सीमित रहने के बजाय कई नई सेक्टर्स में विस्तार किया। इस फेज में कोऑपरेटिव्स ने डेयरी सेक्टर जैसे कि अमूल, फर्टिलाइजर सेक्टर जैसे इफ्को, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में डाइवर्सिफिकेशन किया। इसलिए उत्तर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरी, फर्टिलाइजर एंड हाउसिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है
क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में डिजिटलाइजेशन जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। डिजिटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स एक मॉडर्न रिफॉर्म इनिशिएटिव है जो रिसेंट ईयर्स में शुरू हुआ है। और ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 रिफॉर्म फेज में नहीं बल्कि शुरुआती कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेज में आया था। यह भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत का आधार था। और ऑप्शन डी जो है वो कॉन्टेम्प्ररी फेज फॉर्मेशन ऑफ रॉसडेल सोसाइटी। तो ये जो रॉसडेल सोसाइटी की स्थापना है वो 1844 में इंग्लैंड में हुई थी। यह मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। और ये जो है ना वो कॉन्टेम्प्ररी फेज नहीं था, इसलिए ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेसिफिकली मेड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फंडामेंटल राइट। यह प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी की कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन से संबंधित है। ये जो आर्टिकल है 19(1)(c), यह नागरिकों को एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फंडामेंटल राइट देता है। यह प्रोविजन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए और मजबूत किया गया। इस अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 24 है, which of the following best explains why cooperatives are considered instruments of inclusive growth। कॉपरेटिव्स को इंक्लूसिव ग्रोथ और इंस्ट्रूमेंट इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि ये समाज के उन वर्गों तक सर्विसेज पहुंचाते हैं जो सामान्य फाइनेंशियल सिस्टम से अक्सर बाहर रह जाते हैं। कॉपरेटिव्स विशेष रूप से किसानों, ग्रामीण लोगों, छोटे व्यापारियों, गरीब वर्गों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सर्विसेज प्रदान करते हैं। ये रूरल क्रेडिट, डेयरी सपोर्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ को केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रखते बल्कि समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ जो है और इसी कारण से इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी जो है, दे प्रोवाइड एक्सेसिबल सर्विसेज टू मार्जिनलाइज्ड एंड रूरल पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारे पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कोऑपरेटिव मूवमेंट अभी शुरुआती स्टेज में था। उस समय कोऑपरेटिव्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी लिमिटेड जियोग्राफिकल रीच, कम मेंबरशिप, इनएडिक्वेट कैपिटल, वीक मैनेजमेंट और पुअर अवेयरनेस। ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या बहुत कम थी और उनके पास पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे। कई सोसाइटीज मनी लेंडर्स के मुकाबले कमजोर थीं, प्रॉपर सुपरविजन की कमी थी और रिकवरी प्रॉब्लम्स भी थी। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन है लिमिटेड ज्योग्राफिकल आउटरीच एंड इनएडिक्वेट कैपिटल इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस इज इनकरेक्टली मैच्ड। यह प्रश्न कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। ऑप्शन ए, बी और सी सही मैचिंग है, जबकि ऑप्शन डी गलत मैचिंग है। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी का जो कार्य है वो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है और एग्रीकल्चर, डेयरी, स्टोरेज, मार्केटिंग
आदि सेक्टर्स में कॉपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, एनसीडीसी नहीं। इसलिए गलत मैचिंग वाला ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनसीडीसी, रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज डन बाय आरबीआई। और ये एनसीडीसी जो है वो स्पेशली वर्क करता है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, विच इज द वैद्यनाथन कमेटी रिफॉर्म्स मेनली टारगेटेड। वैद्यनाथन कमेटी कोऑपरेटिव बैंकिंग एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव और स्ट्रेंथन करना है। भारत में कई रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे फाइनेंशियल वीक हो गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो भारत में कई रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के तहत जो फाइनेंशियल जो वीकनेस हो गई थी और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी बढ़ रहे थे और गवर्नेंस इश्यूज थे और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमी थी, इन समस्याओं को सुधारने के लिए वैद्यनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की, रिकैपिटलाइजेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। इसलिए सही उत्तर है रिवाइवल ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है, ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस। यह डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एरिया है। वैद्यनाथन कमेटी का फोकस रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम पर था, इसलिए ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी भी हमारे पास यहाँ गलत है, जो कि है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव्स। कमेटी का फोकस जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसका मुख्य उद्देश्य डोमेस्टिक रूरल कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी भी हमारे पास यहाँ गलत है, जिसका मतलब है कि अर्बन हाउसिंग कोऑपरेटिव्स इस कमेटी का प्राइमरी फोकस नहीं था। कमेटी मेनली रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से संबंधित थी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैक्स इज कंसीडर्ड द foundation of the cooperative credit structure because it primarily operates at which level। हमें पता है जो पैक्स जो है वो वर्क करता है एट विलेज लेवल पे, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। हमें पता है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई है 2021 में और ये रिलेटेड है सहकार से समृद्धि की तरफ। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन, और कनेक्शन जो है ये कनेक्टेड है विद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं और हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30 जो है हमारे पास वो ये है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। अब जो ये नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी जो है वो एसोसिएटेड और इंट्रोड्यूस्ड हुई थी इन 2025 में, और ये रिलेटेड है 20 ईयर रोड मैप, यानी जो 20 ईयर्स है उसको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, एंड कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, इसलिए यहाँ पे सारा ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं और जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जो क्वेश्चन 31 जो है हमारे पास वो ये है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद रॉसडेल पायनियर्स। अब जो रॉसडेल पायनियर्स हैं वो मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने वर्ष
1844 में इंग्लैंड के रॉसडेल शहर में पहली सफल मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की थी। इन पायनियर्स ने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल विकसित किए जो आज पूरी दुनिया में फॉलो किए जाते हैं। इसलिए ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट से जुड़े हैं, इंग्लैंड से संबंधित हैं और 1844 में स्थापित हुए थे। इसी कारण से ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 32 जो है हमारे पास, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट्स आर जनरली बेस्ड ऑन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, वन मेंबर वन वोट। इसका मतलब है हर मेंबर को समान वोटिंग राइट्स मिलते हैं, चाहे उसने अधिक कैपिटल इन्वेस्ट किया हो या कम शेयर्स खरीदे हों। कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर आधारित होती है, इसलिए वोटिंग पावर इक्वलिटी पर आधारित होती है, ना कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। इसलिए सही ऑप्शन है वन मेंबर वन वोट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज primarily based on which philosophy। कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरी अवधारणा जो है वो डिपेंड करती है म्यूचुअल एड एंड सेल्फ हेल्प पर, और इसी पर ये आधारित है। इसका अर्थ है लोग मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं और सभी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि मेंबर वेलफेयर, इकोनॉमिक सपोर्ट, क्वालिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होता है। इसलिए कोऑपरेटिव मूवमेंट को सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प भी कहा जाता है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, म्यूचुअल एड एंड सेल्फ हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द रॉसडेल पायनियर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री। ये हमें पता है कि इंग्लैंड में ये स्टार्टेड हुए और इसको हम मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 35 है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 अलाउड फॉर्मेशन ऑफ। भारत के कोऑपरेटिव मूवमेंट के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन था ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। 1904 का एक्ट मुख्य रूप से केवल एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज तक ही सीमित था, जो 1904 का था। लेकिन 1912 के एक्ट ने कोऑपरेटिव मूवमेंट का स्कोप बढ़ा दिया। इस एक्ट के बाद नॉन क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज जैसी सोसाइटीज बनने की अनुमति मिली। इसलिए उत्तर नॉन क्रेडिट सोसाइटी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन 36 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद AIRCSC। हम जानते हैं कि ये इंट्रोड्यूस हुई है 1954, रिलेटेड टू स्टेट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव्स, ये भी ठीक है, एंड कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। ओके, सो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली एसोसिएटेड विद NCDC। NCDC के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये इंट्रोड्यूस हुई है 1963, ये हमें पता होना चाहिए। रिलेटेड टू अपेक्स बॉडी फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ये भी सही है। कनेक्टेड विद कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, और ये कनेक्टेड है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 38 है, विच कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स प्रमोट्स इक्वालिटी इन गवर्नेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर आधारित होती हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण गवर्नेंस प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, और इस प्रिंसिपल का मतलब है
इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि सभी मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का अधिकार है, प्रत्येक मेंबर को समान वोटिंग राइट्स मिलते हैं और सोसाइटी का कंट्रोल कलेक्टिवली मेंबर्स के हाथ में होता है। और इसी प्रिंसिपल के कारण कोऑपरेटिव्स में वन मेंबर वन वोट का सिस्टम फॉलो किया जाता है। यह गवर्नेंस में इक्वालिटी और फेयरनेस सुनिश्चित करता है, इसलिए हमारे पास यह ऑप्शन भी करेक्ट है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। क्वेश्चन हमारे पास 39 है, विच कमेटी एम्फेसाइज्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्रेडिट विद मार्केटिंग। हम जानते हैं यहाँ पर AIRCSC, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी। यह कमेटी वर्ष 1954 में बनाई गई थी, ये हमें पता है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस कमेटी ने यह एम्फेसाइज किया कि केवल क्रेडिट देना पर्याप्त नहीं है, फार्मर्स को इफेक्टिव सपोर्ट देने के लिए क्रेडिट मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई एक्टिविटीज को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। इसलिए AIRCSC यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका जो इस रिकमेंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो फार्मर को उचित मार्केट एक्सेस देना, मिडिलमैन डिपेंडेंसी को कम करना और एग्रीकल्चरल इनकम इम्प्रूव करना है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा। और जो ऑप्शन ए है, मैक्लेगन कमेटी, जो है वो कोऑपरेटिव सुपरविजन, ऑडिट और ट्रेनिंग सुधारने से संबंधित है। इसने क्रेडिट मार्केटिंग इंटीग्रेशन पर मुख्य फोकस नहीं किया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी जो है, वैद्यनाथन कमेटी, जो है यह कमेटी रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की रिवाइवल और रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। इसका मुख्य फोकस जो होता है वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था, इसलिए ये यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है। एंड नरसिम्हा कमेटी जो है, ये जो कमेटी जो है वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित थी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग इंटीग्रेशन से नहीं, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारे पास यहाँ बेस्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं क्या। इसमें कि वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होता है, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। ये हमारे पास 7 कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं। और इन प्रिंसिपल्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मेंबर वेलफेयर, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 41 है, विच कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम जानते हैं, इफको यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो फर्टिलाइजर्स को इसका प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मार्केटिंग और किसानों को एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रदान करना है। यह कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित ऑर्गेनाइजेशंस है जो किसानों के हित में कार्य करती है, इसलिए फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन है इफको। तो इफको हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो अमूल जो होती है वो डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर से संबंधित है। यह मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। NAFED इसको हम बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और इसका जो मुख्य कार्य है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग करना, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन से संबंधित है। और पैक्स को तो हम जानते ही हैं, जो कि प्लेज लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। हालांकि पैक्स फर्टिलाइजर से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन से डायरेक्टली एसोसिएटेड मेजर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन
इफ्को है, इसलिए इफ्को हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 जो है हमारे पास, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इनिशियली इमर्ज्ड इन इंडिया मेनली टू, ऑप्शंस गिवन है हमारे पास, सपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, रिड्यूस रूरल इंडेप्टनेस, इम्प्रूव अर्बन हाउसिंग, प्रमोट प्राइवेट बैंकिंग। तो भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत मुख्य रूप से ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है, जो कर्ज में फंसे हुए हैं और जो कर्ज ले रहे हैं, उनको कम करने के लिए हुई थी। ब्रिटिश काल में किसान जो मनी लेंडर्स थे से ऊंचे ब्याज पर ऋण लेते थे और डेब्ट ट्रैप में किसान जो है वो फंस जाते थे और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते थे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की शुरुआत की गई ताकि किसानों को सस्ता ऋण मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और मनी लेंडर्स पर जो निर्भरता है वो कम हो जाए। और इसी उद्देश्य से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 लागू किया गया था। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड एन अपेक्स बॉडी फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट? NCDC हम जानते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है और यह भारत में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के लिए एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। इसकी जो स्थापना जो है वो 1963 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है और एग्रीकल्चरल हो गया, डेयरी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और फिशरीज आदि सेक्टर में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना है। यह कोऑपरेटिव्स को लोन्स, ग्रांट्स, प्रोजेक्ट सपोर्ट और डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रदान करती है। इसलिए कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के अपेक्स बॉडी के रूप में NCDC को माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, विच कोऑपरेटिव मॉडल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? अब भारत में डेली प्रोडक्शन बढ़ाने और मिल्क सेल्फ सफिशिएंसी प्रदान करने का एक बड़ा मूवमेंट था, तो हम जानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन में सबसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव मॉडल था अमूल। अमूल का जो फुल फॉर्म है वो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यह गुजरात के आनंद शहर से शुरू हुआ था और इसे गुजरात के आनंद शहर से शुरू किया गया था। और अमूल कोऑपरेटिव मॉडल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो ये थे कि फॉर्मर आउंड कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर था, डायरेक्ट मिल्क कलेक्शन था, फेयर प्राइसिंग थी, मिडिलमैन एलिमिनेशन और डेयरी डेवलपमेंट। ये कुछ विशेषताएं अमूल की हैं और अमूल मॉडल इतना सफल रहा कि इसे पूरे भारत में लागू किया गया, इसलिए व्हाइट रेवोल्यूशन का आधार बना और अमूल यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जो हमारे पास 45 है वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए चैलेंज फेस्ड बाय कोऑपरेटिव्स? अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो उद्देश्य है वो डेमोक्रेटिक और मेंबर ओरिएंटेड फंक्शनिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कई कोऑपरेटिव्स को अनेक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इनमें कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस डालते हैं अपना, और इलेक्शंस प्रभावित होते हैं, डिसीजन मेकिंग इम्पार्शियल नहीं रहती और कोऑपरेटिव्स मेंबर वेलफेयर के बजाय पॉलिटिकल इंटरेस्ट की ओर झुकने लगती है। इससे ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है, एफिशिएंसी प्रभावित होती है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 46 जो है वो हमारे पास, कॉर्पोरेशन बिकेम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट अंडर। तो भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के
प्रशासनिक विकास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इस एक्ट के तहत कॉर्पोरेशन को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। इसका अर्थ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित मैटर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस या स्टेट को दे दी गई थी। इसके बाद अलग अलग प्रोविंसेस अपनी कोऑपरेटिव पॉलिसीज बना सकते थे, कॉर्पोरेशन और जो कोऑपरेटिव लॉज हैं उनको लागू कर सकते थे और लोकल नीड्स के अनुसार कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन 47 है, विच प्रिंसिपल एनकरेजेस कॉपरेटिव्स टू वर्क टुगेदर। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कॉपरेशन अमंग कॉपरेटिव्स। ये जो सिद्धांत कहता है कि कॉपरेटिव्स को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव की मदद करे, एक दूसरे के साथ व्यापार, संसाधन और ज्ञान साझा करे। मिलकर काम करने से उनकी ताकत बढ़ती है। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सहयोग किया जाता है। इसलिए हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव्स को अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सभी को फायदा हो। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 48 है, विच रिसेंट इनिशिएटिव एम्स टू एस्टैब्लिश पैक्स लेवल गोडाउन्स। यह एक हाल की सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के स्तर पर ही अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसानों के अनाज को गांव स्तर तक ही सुरक्षित रखना, कटाई के बाद होने वाला जो नुकसान है उसको कम कर देना है, किसानों को दूर के गोदामों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ सहकारी समितियां पैक्स को और भी अधिक मजबूत करना है। तो हम इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि इस योजना से किसानों को अपने अनाज को गांव में ही स्टोर करने की सुविधा मिलती है, जिससे समय और नुकसान दोनों बचते हैं। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन जो 49 है, द टर्म ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो ऑटोनोमस फंक्शनिंग है यानी सहकारी समितियों को स्वतंत्र रूप से काम करना, इस बात पर जोर 97th जो संविधान का संशोधन अधिनियम है जो 2011 में दिया गया था उस पर बेस्ड है। और इस संशोधन की मुख्य बातें जो हैं वो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनके स्वतंत्र ऑटोनोमस रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया, लोकतांत्रिक तरीके से संचालन को बढ़ावा दिया गया, और जो हमारे पास अमेंडमेंट है अमेंडमेंट 19 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा गया। नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 43B जो है वो शामिल किया गया। तो हम बोल सकते हैं कि संशोधन का उद्देश्य था कि सहकारी समितियां बिना बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके और मजबूत बने। सो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही आंसर है। हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स अ कोऑपरेटिव फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बिजनेस एंटिटी। तो कोऑपरेटिव और ट्रेडिशनल बिजनेस जो बिजनेसेस हैं के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके डिसीजन मेकिंग में होता है। कोऑपरेटिव में नियम होता है एक सदस्य एक वोट, सभी सदस्यों को बराबर अधिकार मिलता है, निर्णय मिलकर या कलेक्टिवली लिए जाते हैं, मुख्य उद्देश्य होता है सदस्यों का कल्याण, मेंबर वेलफेयर। इसे ही कहते हैं लोकतांत्रिक सदस्य भागीदारी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक मेंबर पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक सदस्य भागीदारी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
तो ये तो थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस जो बेस्ड है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करें, इनको समझने की कोशिश करें। अगर कोई ऑप्शन सही है तो वो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, इस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि आपकी जो एबिलिटी होगी करेक्ट आंसर्स को फाइंड करने की वो इंक्रीज़ होगी और आप अच्छे से सारे करेक्ट आंसर्स कर पाएंगे। और आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना कोशिश करूँगा कि आपको और भी अधिक MCQs प्रोवाइड करूँ, जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है इस कोऑपरेटिव टॉपिक पर अच्छे से हो पाए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।